प्रिय विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आज आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वह कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, अपठित गद्यांश पर 5 अंक निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। अपठित का तात्पर्य होता है जो हमने पहले कभी ना पढ़ा हो अथवा जिसको हमने पहले कभी कहीं भी ना देखा हो, ऐसी विषय वस्तु को अपठित विषय वस्तु कहा जाता है। यह विषय वस्तु किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है, अर्थात हिंदी से संबंधित हो सकती है, विज्ञान से संबंधित हो सकती है, राजनीति शास्त्र से संबंधित हो सकती है, अर्थशास्त्र से संबंधित हो सकती है इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि अपठित गद्यांश किसी भी विषय वस्तु पर तैयार किया जाता है जो हमारे लिए प्रश्न पत्र में सर्वथा नवीन होता है। इससे संबंधित वार्षिक परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है और जो पहले प्रश्न में ही पूछा जाता है कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। इसके पश्चात गद्यांश में दिए गए जानकारी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर अपठित गद्यांश में पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में गद्यांश का सारांश लिखने के लिए कहा जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर के 5 अंक निर्धारित होते हैं। 2 अंक शीर्षक पर होते हैं, 2 अंक सारांश पर होते हैं एवं 1 अंक का कोई एक प्रश्न गद्यांश की विषय वस्तु से संबंधित पूछा जाता है, जिसको गद्यांश को बार बार पढ़ने से उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए पहले हम यह जान लें कि किसी भी अपठित गद्यांश को हल करने में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अपठित गद्यांश को हल करने के लिए सर्वथा आवश्यक है कि गद्यांश को बार बार कम से कम 3-4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। इसके बाद गद्यांश में दी गई मुख्य बातों को यदि हम रेखांकित कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में हमें सहूलियत हो जाती है। इसके पश्चात जब हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक 3-4 बार पढ़ लेते हैं, तब हम गद्यांश के भावार्थ को समझ जाते हैं, गद्यांश की विषय वस्तु को समझ जाते हैं और उसके पश्चात गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम जैसा मैंने पहले बताया कि गद्यांश से संबंधित शीर्षक का प्रश्न आता है। इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो हम जब बार बार किस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं तो किसी न किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है। कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है जो अनेक बार उस गद्यांश में आता है और गद्यांश के प्रारंभ में या अंत में उस शब्द का प्रयोग जरूर होता है। वही उस गद्यांश का शीर्षक होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि विद्यार्थियों में स्वयं की जो क्षमता होती है, उनके ज्ञान को ये समझने की जो क्षमता होती है, उसी के आधार पर वह उसको उतनी जल्दी ढूंढ सकते हैं। इसके पश्चात दूसरे नंबर आता है गद्यांश से संबंधित कोई भी प्रश्न। तो हमने चूँकि गद्यांश में दी गई मुख्य बातों को रेखांकित कर लिया है, अतः गद्यांश से संबंधित जो भी प्रश्न दिया जाता है वह हमें गद्यांश के अंदर ही मिल जाता है। थोड़ा सा परिश्रम करके उसको ढूंढने की आवश्यकता होती है और उसको यथातथ हम ज्यों का त्यों उत्तर में लिख देते हैं। और अंत में आता है अपठित गद्यांश का सारांश, समरी। गद्यांश को बार बार पढ़ने से उसके मूल भाव तक हम पहुंच जाते हैं। गद्यांश किस संदर्भ में कहा गया है, गद्यांश में किस चीज़ की जानकारी दी गई है। जब हम गद्यांश को बार बार पढ़ लेते हैं तो हमें उसका भाव पता चल जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है
कि जब हम गद्यांश का सारांश लिखते हैं तो हमें अपठित गद्यांश के शब्दों का प्रयोग ना करके उनके अर्थ को लिखना चाहिए। अर्थात गद्यांश का जो सारांश है वह स्वयं की भाषा में होना चाहिए। गद्यांश में दिए गए शब्दों को कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए। इस तरह से हम गद्यांश के सारांश को संक्षिप्त में लिख लेते हैं। प्रश्न जितना पूछा जाए हमें उत्तर में भी उतना ही लिखना चाहिए। अनावश्यक लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गद्यांश के उत्तर सारगर्भित होना चाहिए और गद्यांश की मौलिक विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। इस उपक्रम में कुछ और ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गद्यांश के उत्तर लिखने में हमारी भाषा सरल एवं सहज होना चाहिए। भाषा प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। हमें कठिन शब्दों का परहेज करना चाहिए। हमें स्वयं के शब्दों का वर्णन करना चाहिए एवं उत्तर को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुधा देखा जाता है कि जब किसी गद्यांश का सारांश लिखने की बात आती है तो छात्र छात्राएं लगभग पूरे गद्यांश को ही लिख डालते हैं। इस कारण उन्हें वांछित अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार यदि शीर्षक की बात की जाए तो शीर्षक में ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात शीर्षक छोटा होता है। जिस प्रकार किसी भी पाठ का शीर्षक हम देखते हैं कि आकार में छोटा होता है, शब्दों में छोटा होता है, उसी प्रकार से जो अपठित गद्यांश होता है उसका शीर्षक भी छोटा होता है, कम शब्दों का होता है और उससे संबंधित जो विषय वस्तु है उसके अनुसार ही शीर्षक का चयन किया जाता है। इस प्रकार से अपठित गद्यांश का प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। छात्र छात्राएं ध्यान दें कि जब भी कोई अपठित गद्यांश उनके सामने आता है, चाहे वो किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो, उसको बार बार अनेक बार पढ़ने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें एवं जिस संदर्भ में गद्यांश हमारे सामने रखा गया है उसको समझने की चेष्टा करें। इस तरह से यदि हम इन नियमों का पालन करते हुए और गद्यांश को हल करेंगे तो निश्चित रूप से अपठित गद्यांश को हल करने में हमें बहुत सहूलियत होगी। उदाहरण के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, उनके उत्तर किस प्रकार निकाले जाना है। तो अपठित गद्यांश इस प्रकार से है। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण समग्र विश्व में व्याप्त हो गया है। इस कारण इटली और अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश भी पतन की ओर चले गए हैं। बहुत अधिक नुकसान हुआ है, बहुत अधिक लोगों की जानें गई हैं, चूँकि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन या दवा प्राप्त नहीं हो पाई है। यह कोरोना वायरस मानव से मानव में शीघ्रता से फैलता है। इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। अतः इस संदर्भ में हमें नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, जिनमें सामाजिक दूरी एवं अपने चेहरे को फेस मास्क से ढक कर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि औषधि के बिना बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। मान लीजिए इस तरह से अपठित गद्यांश वार्षिक परीक्षा में आता है। अब इस गद्यांश को हम कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए उसको पढ़ा जा सकता है। और उसको पढ़ने के बाद गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हम पहला प्रश्न देखते हैं तो बहुधा पहला प्रश्न यही होता है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रस्तुत अपठित गद्यांश में कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी दी गई है, तो हम इस अपठित गद्यांश का शीर्षक दे सकते हैं कोरोना वायरस। इतना ही पर्याप्त होगा। इसके पश्चात मान लीजिए एक प्रश्न आता है कि हमें कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए। तो गद्यांश के
लगभग बीचों बीच या अंत में मुख्य बातें हमने अंडरलाइन की हैं। तो आप देखेंगे कि गद्यांश में आया है कि बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है, इसका सबसे बड़ा इलाज है। हमें 2 बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। उत्तर के रूप में हम लिखेंगे, नंबर 1 सामाजिक दूरी बनाकर रखना चाहिए और नंबर 2 फेस मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इतना उत्तर पर्याप्त होगा इस प्रश्न के लिए। और अंत में आता है, अपठित गद्यांश का सारांश लिखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें अपठित गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखने की चेष्टा करना चाहिए। तो हम लिखेंगे, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। इसके संक्रमण के कारण जान माल का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। अतः हमें सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए एवं अपने चेहरे को फेस मास्क से ढक कर रखना चाहिए। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम किसी भी अपठित गद्यांश को पढ़ करके और उसके प्रश्नों के उत्तर सहजतापूर्वक दे सकते हैं, सरलतापूर्वक दे सकते हैं। कहीं भी कोई कठिनाई इसमें नहीं रहती है और ना ही हमें इससे घबराना चाहिए। हमें सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, छोटे उत्तर लिखना चाहिए एवं गद्यांश को बार बार पढ़कर, अनेक बार पढ़कर उसके मूल और केंद्रीय भाव की तरफ जाना चाहिए। आशा है आप सब छात्र छात्राओं को अपठित गद्यांश के संबंध में मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा, उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।